अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ गर्ल्स जॉइन पाक आर्मी आफ्टर एफएससी ना, कि जो जितनी भी फीमेल्स हैं वो एफएससी के बाद आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। अच्छा, इसके पीछे दो तीन बेसिक रीज़न है जो आपको काफ़ी डिटेल मिल भी जाएगी इन वेबसाइट से। ये ऊपर देखें लिखा हुआ है ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk, ये आप लिखेंगे तो आपके पास इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी। लेकिन अगर एफएससी के बाद ज्वाइन करने की बात करें तो इसके बाद ना आप आर्मी में भी जा सकते हैं, एयर फोर्स में भी जा सकते हैं, नेवी में भी जा सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल जो बात करने लगे हैं वो करने लगे हैं आर्मी की। तो आर्मी में जाने के दो से तीन तरीके हैं। वो ये है कि या तो जो है वो आप नर्सिंग के थ्रू चले जाएं आफ्टर एफएससी। नहीं तो अगर आप ट्रेन नर्सिस हैं, अगर आपने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है या बीएस नर्सिंग की हुई है कहीं से या डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिंग में, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, इस तरह नहीं कि आपने अगर एमबीबीएस करना है आर्मी के थ्रू तो वो आप नहीं कर सकते एज आ डायरेक्ट कमीशन। ये एक होता है रेगुलर कमीशन जिसमें आपके प्रॉपर रैंक्स लगते हैं और आप प्रॉपर कैडेट होते हैं, जो कि यूनिफॉर्म्ड कैडेट जिन्हें कहते हैं। इसके ना दो से तीन तरीके, मतलब कैडेट्स का जो चक्कर होता है वो दो तीन होते हैं। एक होते हैं मेडिकल कैडेट, एक होते हैं आपके पास नम्स कैडेट, और एक होते हैं पेइंग कैडेट। जो मेडिकल कैडेट होते हैं वो तो जाते हैं डायरेक्ट आर्मी के थ्रू, लेकिन उसके थ्रू जो जा सकते हैं यूनिफॉर्म्ड कैडेट जो एमबीबीएस करते हैं, बीएस बीडीएस करते हैं इन यूनिफॉर्म, और जो उनके प्रॉपर रैंक्स होते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेजेस से करते हैं। रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, कोयटा, ये डिफरेंट खारियाँ, ये इनके डिफरेंट कॉलेजेस हैं ना। तो इसके लिए वो सिर्फ जो है वो मेल्स कर सकते हैं। फीमेल्स जो हैं वो दो तरीक़ों से जा सकती हैं, या तो नम्स कैडेट या तो पेइंग कैडेट। अब नम्स कैडेट के लिए क्या होता है, नम्स कैडेट के लिए आपको नम्स का एंट्री टेस्ट देना पड़ता है आफ्टर एफएससी। अगर आपका मेरिट बनता है तो आप नम्स से एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं उसमें आर्मी मेडिकल कॉलेजेस सारे इंक्लूड हैं। नम्स एक आर्मी का इदारा है, तो उससे रिलेटेड तमाम मेडिकल कॉलेजेस जो हैं आर्मी के, उनमें आपको एडमिशन मिल जाता है ऑन मेरिट बेसिस। फ़ीस होती ये है कि 1 लाख पर सेमेस्टर पर ईयर होती है, लेकिन होती कम। 1 लाख पर सेमेस्टर होती है, 1,81,000 जो है वो सालाना होती है। मतलब कुछ हद तक कम ही है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। जो आपके आप पेइंग कैडेट होते हैं, आप जाते नम्स में ही हैं, आप उन्हीं के साथ पढ़ते हैं जो यूनिफॉर्म्ड कैडेट्स होते हैं। आपकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ उन्हीं के साथ होता है, लेकिन आप पेइंग कैडेट होते हैं। मतलब आपका मेरिट जो है वो इतना कम नहीं होता, लेकिन करीब करीब होता है। तो आप कहते हैं कि हम इन्हीं कॉलेजेस में सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ेंगे, तो वो आप सेल्फ फाइनेंस पे फिर। अच्छा, तो ये जो है कि आपकी इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होगी और एज क्या चाहिए होगी। क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपको एफएससी प्री मेडिकल चाहिए होती है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि आपकी जो मैट्रिक है वो आपने साइंस के साथ पढ़ी हो और उसमें आपके 60% मार्क्स हो, और एफएससी जो है उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स हो। ये 50% मार्क्स जो है ये सिर्फ अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। इसका ये हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके 50% मार्क्स होंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये टोटली मेरिट बेस्ड होती है। तो अगर आपके 75% प्लस मार्क्स हैं तो आप ये उम्मीद रखेंगे आपके चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। 50% जो है वो मिनिमम सिर्फ आपकी अप्लाई की एलिजिबिलिटी कंडीशन है। इसके लिए आपकी एज 17 to 25 ईयर्स होनी चाहिए। इससे 17 से कम होगी तो आप किसी सूरत भी वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, और 25 से ज़्यादा होगी फिर भी अलाउ नहीं करेंगे। इसी तरह जो ट्रेन नर्सेज होती हैं जिन्होंने पहले कोर्स किया होता है, जो कि बाद में लेफ्टिनेंट के तौर पे रैंक ज्वाइन करती है 6 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद, फ़ीमेल, उनके पास नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग की होनी चाहिए उन्होंने, और उनकी एज जो है वो 18 to 28 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, अगर वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर की बेस पे, मतलब अभी सेकंड ईयर के उनके पेपर होने हैं, लेकिन आर्मी का टेस्ट जो है वो पहले हो जाता है। मिसाल के तौर पे कि आपके पेपर अगर जून में हुए या मई में हुए तो आपका रिज़ल्ट जाके कहीं सितंबर अक्टूबर में आता है, और जबकि इसकी अप्लाई की जो होती है वो भी स्टार्ट हो जाता है जून जुलाई में। इसको अप्लाई करने का जो ज्वाइन करने का जो फॉर्म है, इनिशियल फॉर्म, वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में है वो ये काम करेंगे कि वो अपने कॉलेजेस से एक सर्टिफिकेट बनाएंगे जिसे आप होप सर्टिफिकेट कहते हैं। होप सर्टिफिकेट में आपने सिर्फ इतना सा लिखवाना है कि
एलिजिबिलिटी कंडीशन, या मतलब ये कि हम इसकी परफॉर्मेंस को देख के हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो एफएससी पार्ट 2 का रिज़ल्ट है, मतलब इसके प्री बोर्ड वट एवर जो भी रिज़ल्ट है, उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि जो अपने फाइनल रिज़ल्ट में 50% तक सिक्योर इजीली कर लेंगे। ठीक है। और इसी तरह जो है आपके पास ट्रेड नर्सेज जो है वो भी पीएनसी से रजिस्टर होना उनके लिए ज़रूरी है, और प्रेफरेंस उनको दी होगी जो आईसीयू का, ओटी वगैरह का डिफरेंट कोर्सेज अगर उन्होंने किए हुए हों तो उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छा, वो लोग जो डिफरेंट डोमिसाइल से, मतलब डिफरेंट इलाकों से हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस तरह बालाकोट, ये डिफरेंट इलाके जो हैं, इनके लिए 55% जो है वो आपके पास एफएससी के मार्क्स जो है वो होने चाहिए। इससे कम होंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। अगर आप 2 बार रिजेक्ट हुए हैं जनरल हेडक्वार्टर से तो आप इनएलिजिबल हैं। मतलब ये कि आपने पहले 2 बार एएफएनएस के लिए अप्लाई किया और आप इंटरव्यू में आपको उन्होंने नोट रिकमेंड कर दिया, या आप ने पहले भी 2 बार अप्लाई किया है या एक बार ही किया है और आप मेडिकली अनफिट हो गए हैं, प्रॉपर टेम्पोरेरी अनफिट नहीं, परमानेंट अनफिट, तो भी आप जो है किसी सूरत अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अपील मेडिकल बोर्ड। अपील मेडिकल बोर्ड का ये है कि आपको मेडिकली अनफिट कर देते हैं, लेकिन आप फिर से एक और अपील फॉर्म भेजते हैं, तो वहाँ पे एक और बोर्ड बैठता है मेडिकल का, वो आपका फिर चेकअप करता है। अगर वो आपको फिर परमानेंट अनफिट कर देता है तो आप अनफिट है, अगर वहाँ आप डिक्लेयर हो चुके हैं अनफिट तो आप दोबारा इसके लिए इनएलिजिबल है। इसी तरह वो लोग जो आर्मी से निकाले गए हो, नेवी से या गवर्नमेंट इदारों से, वो भी इनएलिजिबल है। और वो नर्सिस जो पीएनसी से रजिस्टर नहीं है वो भी इनएलिजिबल है। इसकी रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका होता है और इसकी बाकी सारी डिटेल क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है और इनिशियल में आपने किस तरह जाना है वो सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। सेल्फ फाइनेंस पे फिर उन्हीं के साथ पढ़ते हैं जिसकी फ़ीस होती है कोई 8 से 9 लाख सालाना। हाँ, अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो उसकी होती है तकरीबन 12 लाख आजकल पहुंच गई है पर ईयर, पर एनम। ठीक हो गया। तो हम बात कर रहे थे कि एफएससी के बाद कैसे ज्वाइन करें ना, तो वो आपको रेगुलर कमीशन जो है वो आपको सिर्फ एक ही सूरत में मिल सकता है कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो भी आप नहीं ज्वाइन कर सकते, आईसीएस के हैं तो भी नहीं ज्वाइन कर सकते, और आईकॉम के हैं तो भी नहीं ज्वाइन कर सकते। हाँ, अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो एज अ नर्सिंग। तो हम बात करते हैं एएफएनएस की, उसको कहते हैं एएफएनएस। इसकी जो कोर्सेज़ की इंडक्शन स्टार्ट होती है वो होती है आपके पास ये अगस्त से पहले, जून जुलाई में इसकी आप वेबसाइट देखना स्टार्ट कर देना तो आपको इसकी इंडक्शन की डेट भी ऊपर मिल जाएगी कि कब स्टार्ट होना है। तो अब हम आ गए ज़रा इसकी मेन वेबसाइट पे। तो इधर जो है उन्होंने कोई कह रहे हैं कि जो इन्होंने एज मेंशन की होगी, एज आपको चाहिए 17 ईयर्स। अगर आपकी एज 17 ईयर्स है तो ठीक है। अगर आप 16.5, 16.7, 16.9 मतलब 16 साल और कुछ 9-10 महीने भी हैं तब भी आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती। मिनिमम हाइट जो है वो भी आपकी इसमें 5 फीट रिक्वायर्ड है। अगर आपकी हाइट 5 फीट से ज़रा भी कम है तो भी आप इसके लिए आपको अलाउ नहीं करते। मतलब ये कि ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अच्छा जी, ये जो कोर्स है ये होता है 4 इयर्स का। बीएस नर्सिंग करवाते हैं आपको एएफपीजीएमआई में, आर्म्ड फोर्स पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आपको ये कोर्स करवाते हैं 4 इयर्स का बीएस नर्सिंग, जिसमें जो है आपको फिर उसके बाद रैंक, जब आप स्टडी कर रहे होते हैं 4 इयर्स, उसमें आपका रैंक होता है सेकंड लेफ्टिनेंट, और जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो आपका लेफ्टिनेंट हो जाता है। हाँ, जो कि आपके पास वो लोग जो कि इसको ज्वाइन करते हैं एज अ ट्रेंड नर्सिस। ट्रेंड नर्सिस से क्या मुराद है कि जिन्होंने बीएस नर्सिंग का 2 साल का डिप्लोमा या कोई इस तरह के कोर्सेज़ किए हुए हैं, वो लोग जो हैं उनको डायरेक्ट लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है, लेकिन उनकी भी तकरीबन जो है 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, 6 वीक्स की। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए, जून जुलाई के करीब करीब होती हैं। अगस्त में इसके टेस्ट होते हैं, सितंबर अक्टूबर तक जाते हैं। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है इसी का। मतलब ये कि मेडिकल, आपकी मेडिकल चेकअप जो भी है, जो इनिशियल होता है, फाइनल नहीं। उसके बाद आपके कॉल लेटर्स आना शुरू होते हैं दिसंबर तक।
नवंबर दिसंबर में। इस साल तो कोरोना की वजह से वो कुछ डिले हुए हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर में आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब वो कॉल लेटर्स आते हैं, उसकी रजिस्टर आपका सारा सिस्टम होता है। तो हम जो है इसकी इंडक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है ना ज्वाइन करने का जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास जो आपकी मैंने बताया है कि आप सबसे पहले तो अनमैरिड हो, क्योंकि इसके लिए जो आपका स्टेटस है मैरिड को वो अलाउ नहीं करते। क्योंकि ट्रेनिंग में आपने 4 साल इन्हीं के पास ही रहना होता है, आपको अलाउ नहीं होता घर जाना। मतलब ये कि कुछ छुट्टियां आती हैं 1 महीने के बाद या 2 महीने 3 महीने के बाद, वट एवर जो भी छुट्टियां आती हैं तो उसमें ये भेज देते हैं, वरना ये अलाउ नहीं करते। ट्रेनिंग आपने वही लेनी है। या आप विडो बेवा हो सकते हैं, या आप डाइवोर्स्ड हो या सेपरेटेड हो। अच्छा जी, इसमें जो ट्रेन नर्सिज़ हैं उनके लिए ये है कि मतलब जो नर्सिस ट्रेन है, मैंने आपको बताया जिन्होंने कोर्स किया हुआ है पहले ना, बीएस नर्सिंग का डिप्लोमा या 4 इयर्स या इस तरह का कोर्स अगर उन्होंने पहले से किया हुआ है, तो वो मैरिड हों या अनमैरिड हों फ़र्क नहीं पड़ता, उनके जो स्टेटस है वो दोनों जो है वो एलिजिबल है। अच्छा, फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मैंने आपको बताया आपकी हाइट मैक्सिमम जो मिनिमम है वो 5 फीट होनी चाहिए, मैक्सिमम जो भी हो। और जो आपका वेट है वो कितना होना चाहिए, वो वेट जो है वो आपका डिपेंड करता है बीएमआई पे। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई आपका किस पे डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है आपकी एज पे और आपकी हाइट पे। मैंने आपको बताया इसके लिए मिनिमम एज आपको चाहिए 17 ईयर्स, और अगर आपकी एज 18 है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी हाइट 6 फीट है, तो फिर आपका वेट क्या होगा वो एक अलहदा बीएमआई कैलकुलेटर या आप नेट से इसका एक चार्ट भी निकाल सकते हैं ना। तो अगर आप खुदा ना खास्ता इस पे नहीं होते, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे नहीं आते, तो अगर आपका वेट वगैरह, तो आपको कुछ टाइम दे देते हैं कि आप वेट गेन करें। हो जाता है तो ठीक, नहीं होता तो फिर आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो बात यह है कि इस क्राइटेरिया पे मज़ीद हम डिस्कस करेंगे वेट गेनिंग पे, और ये इसका टेस्ट कैसे होता है, मेडिकल क्या होता है, वो सारा प्रोसीजर। लेकिन अभी हम इंडक्शन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपकी नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। कुछ लोगों की नेशनैलिटी डुअल नेशनैलिटी भी होती है कि कुछ सऊदीया के, कतर के, वट एवर डिफरेंट सिटी कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं। तो जब उनकी इंडक्शन हो जाती है, प्रॉपर इंडक्शन हो जाती है, तो उनके लिए ये है कि उनको अपनी दूसरी जो नेशनैलिटी है उसको सरेंडर करना पड़ता है। वो सिर्फ पाकिस्तानी होकर रह सकते हैं, तो उस तरह। तो और जो लोग आज़ाद कश्मीर के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के, जिनका डोमिसाइल है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा, इसके बाद जो इसका ट्रेनिंग पीरियड है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 4 इयर्स है। आपके पढ़ाते भी हैं, सारा ट्रेन भी करते हैं। और इसी तरह जो ट्रेन नर्सिस हैं उनके लिए 6 इयर्स की वो होती है, 6 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, मतलब तकरीबन 2 महीने लग ही जाते हैं ट्रेनिंग में। उसके बाद ये आपको रैंक लगा देते हैं लेफ्टिनेंट का। अच्छा, उसके बाद जो है इसका सारा प्रोसीजर, इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है आपके मैट्रिक में मिनिमम 50% होनी चाहिए, 60% और एफएससी में 50% होने चाहिए। इस चीज़ पे मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं हम ना।